नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नए अतिथि को। हालांकि ये आपके लिए इस चैनल पर नए होंगे, हमारे सुपरिचित पुराने भाई, मित्र, बंधु, सखा सभी कुछ हैं। आज मैं लाया हूं हरिमोहन जी को। ज्योतिर्मय नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं। एक परिचय इनका ये है। दूसरा परिचय इनका ये है कि ये यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको कोच भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं। राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर राजनीतिक विश्लेषक हैं। और आज मैं इनको इसलिए लाया हूं कि मैं दिल्ली की किल्ली ढहने पर आज स्वयं कुछ नहीं बोलूंगा। आज केवल ज्योतिर्मय जी को सुना जाएगा। आप सभी लोगों के लिए मैं इनको लेकर आया हूं। ज्योतिर्मय जी, आपदा मुक्त हो गई दिल्ली, इसी से शुरू करते हैं। ओवर टू यू। जी, आपदा मुक्त तो पूरी हो गई है। और आपदा आई थी असलियत में जॉर्ज सोरोस के प्रोपेगेंडा द्वारा चलाए गए अन्ना हजारे आंदोलन के द्वारा। जब अन्ना हजारे आंदोलन चला भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो असलियत में इस आपदा ने ही ये आपदा का बीज उसी समय पर बो दिया गया था। हालांकि अन्ना हजारे मूवमेंट में अन्ना हजारे की जो इंटेंशन थी वो भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना हुई, लेकिन ये घटिया धूर्त मक्कार बेईमान गिरा हुआ इंसान जो है, ये दिल्ली की गद्दी पर आकर बैठ गया। राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके से थी कि दिल्ली वालों ने, कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया और बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया, और 2015 में तूफान लेके आया, आंधी की तरह आया और आंधी की तरह चला गया। भाई, आंधी में आया और आंधी में उड़ के चला गया। बस फर्क इतना है कि वो आंधी भी लाई गई थी बीजेपी के, मतलब बीजेपी और कांग्रेस की आपसी रस्साकशी का फायदा उठाकर, और इसे आंधी में ऐसे उड़ा दिया बीजेपी ने कि ले तुझे हम बताएं, निकल यहां से। लात मार के बाहर निकाला गया। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि ये बंदा धूर्त इंसान जो है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो, अच्छा, झूठ आंखों में आंखें डाल के बहुत अच्छी बोलता है। आंखों में आंखें डाल के झूठ बहुत अच्छी बोलता है। झूठ बोलने के बाद मुकरता बहुत जल्दी है, मुकरने के बाद पलटता बहुत जल्दी है, और उसके बाद बातें घुमाना जो इसे आता है, जिस तरीके से इसे बातें घुमाना आता है और लपेट के मारना आता है, ये एक अलग ही लेवल पर है। सोच कर देखिए, बच्चों की कसम खाई के पार्टी नहीं बनाएगा, पार्टी बना ली। बच्चों की कसम खाई के कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, उसके साथ चला गया। बच्चों की कसम खाई कि गाड़ी बंगला घर नहीं लेगा, वो भी ले लिया। शीला दीक्षित को इतनी बुरी तरह गालियां बकी थी इसने, बेईमान है, मक्कार है, झूठी है, चोर है, पता नहीं क्या क्या बताया। उस लेडी को जिस तरीके से इसने बुरे तरीके से रुलाया, उसको अपमानित किया, आज उसी अपमान का बदला केजरीवाल से लिया है भगवान ने। और शायद ऊपर वाला भी चाहता था कि केजरीवाल को भगाना है। आप सोच कर देखिए, 10 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे इसके ऊपर आरोप आए, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बारिश भी इतनी गजब हुई कि बच्चे डूब डूब के मरने लगे। ठीक है, गर्मी भी इतनी पड़ी कि लोग बारिश के, मतलब पानी के लिए बूंद बूंद तरसने लगे। मतलब सारे का सारा प्राकृतिक कहर इसके ऊपर इतना गजब था कि कुछ कहने की हद नहीं। इतना गजब कहर था कि मतलब इसे डुबोने के लिए पूरी की, जैसे ऊपर वाला भी तैयार बैठा हुआ। अब ये गलती कहां कर गया यार? पहली बात तो जीता क्यों? तो जीता इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, भाई केजरीवाल को बीजेपी हराना चाहते, वो कांग्रेस को बीजेपी खत्म करना चाहती थी, और बीजेपी को कांग्रेस हराना चाहती थी। इसलिए बीजेपी ने भी अपना वोट केजरीवाल को जाने दिया, और कांग्रेस ने भी अपना एक वोट का सेक्शन जो है वो केजरीवाल को जाने दिया। 67 सीटें लेके आए थे, और दोनों की कैलकुलेशन से बाहर हो गया था मामला। लेकिन धूत मक्कार आदमी है, फिर भी इसने क्या काम किया? इसने एक बहुत जबरदस्त काम किया। इसने जबरदस्त काम ये इसने जबरदस्त काम, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता सब थे, सारे वो सभी दिग्गज के फेल है। सभी हार गए हैं। मुझे लगता आतिशी है कि हरिमोहन जी के आतिशी यहाँ जिसको बड़ा कुछ कमजोर गुड़िया तकनीकी समझ रहे थे, वो जीत गई। गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से वो थोड़ा विलंब कर रहे हैं। लेकिन हरिमोहन जी, दूसरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के तमाम सो कॉल्ड दिग्गज नेता हार गए,
एक आतिशी बची हुई हैं, और ये भी बड़ा मजेदार एंगल है। आतिशी बच गई, लेकिन केजरीवाल खुद हारे, सौरभ अग्रवाल हार गए, मनीष सिसोदिया सौरभ हार हार गया, गए, सब हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए। अब जो बचे खुचे 15-16 हैं, तो 15-16 को तो भाजपा ने कल ही दे दिया था 15 करोड़ का ऑफर, और 5 करोड़ शायद और 5 करोड़ शायद एडवांस भी दे दिया है। कल बाकी का 10 करोड़ पहुंचा देंगे। अब शपथ ग्रहण के समय आम अमरूद पार्टी में कितने विधायक बचे रह जाएंगे, आपको क्या लगता है? और अब केजरीवाल का क्या होगा? तेरा क्या होगा केजरीवाल? अब तेरा क्या होगा केजरीवाल का मतलब यह है कि अब केजरीवाल अपने बचा हुआ जीवन केवल और केवल सड़कों के ऊपर संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष करते हुए बिताएंगे। और कांग्रेस ना इसको, अब कांग्रेस इसको उभरने नहीं देगी और बीजेपी इसको डूबने नहीं देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इसको सच में डूबने नहीं देगी। वो क्यों नहीं डूबने देगी? क्योंकि आप इसको इस तरीके से देखिए कि बीजेपी चाहेगी कि केजरीवाल बना रहे, क्योंकि केजरीवाल अगर बना रहता है तो हमें इस चीज को मानना पड़ेगा कि असलियत में ट्राइपोलर जो मुकाबला कर दिया था कांग्रेस ने कुछ जगहों पर, और माने गहलोत भाई बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस ने बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को घेरा है। मुस्तफाबाद जैसी सीट जो है उसके अंदर हारने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद वो अमानतुल्लाह खान को हराने में कांग्रेस ने एक ठीक ठाक रोल प्ले किया। केजरीवाल की सीट पे अगर आप नई दिल्ली सीट पे देखेंगे तो केजरीवाल और संदीप दीक्षित के वोट मिलाकर इससे ज्यादा बैठते हैं प्रवेश वर्मा से। वो इसलिए, और ये रियलिटी है, आप कहीं भी उठाकर देखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से हारी, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ कांग्रेस की वजह से भी हारी। कांग्रेस का एक बड़ा सेक्शन जो था वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के विरोध में मतलब उतर चुका था और पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था केजरीवाल को हराने में, और उसका असर भी हुआ। राहुल गांधी ने खूब मेहनत करी इसे हराने की, खूब मेहनत करी, और वो हराने में कामयाब हुई। ठीक है, मतलब राहुल गांधी को ये तो कहा जाएगा, मैं यूं नहीं कह रहा कि इस हद तक मेहनत करी कि बिल्कुल ही तूफान मचा दिया, लेकिन हाँ इसमें जरूर है पैदल यात्रा, खासकर स्ट्रेटेजिकली उन सीटों पे करना, सिर्फ उन सीटों पे करना जहां पर मुस्लिम वोट है या ऐसा वोट बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, सॉरी बीजे वो आम आदमी के पक्ष में जा रहा है और वो निर्णायक है, उसको डिवाइड करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल था। जी, एक नया शिगुफा, हालांकि ये नया शिगुफा नहीं है, ये खुद भाजपा और संघ भी ये शिगुफा देते रहते हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका कयास और क्या क्या सब बोलते ही रहते हैं। इस दिल्ली चुनाव में एक नई चीज उभर कर आई है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। मौलाना रशीदी ने शुरू किया ये काम, और उसके बाद अब जो एक ओखला सीट है उस पर अभी तक अमानतुल्लाह का क्या हुआ वो अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, जब तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत, क्या सचमुच मुस्लिम मन बदल रहा है या फिर से ये एक वही ढकोसला है? गहलोत भाई ईमानदारी से बताओ, क्या मुसलमान ये मान सकता है कि बीजेपी वाले उनकी वक्फ प्रॉपर्टी छीन रहे हैं और मुसलमान फिर भी बीजेपी को वोट दे दे? क्या मुसलमान ये मान सकता है कि जिस बाबरी के नाम पर वो लड़ते रहे उस बाबरी के नाम पर वो को भूलकर वो वोट दे दें? क्या मुसलमान ये मान सकता है कि भाई जिस तरीके संभल की शाही ईदगाह शाही मस्जिद जो है उस शाही मस्जिद के को वो तोड़वाने के लिए तैयार है? क्या मुसलमान इसके बावजूद वोट दे सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी मस्जिद बना रखी है उसको वापस देने के लिए तैयार है, या शाही ईदगाह मस्जिद जो मथुरा के अंदर है उसको वापस देने को तैयार है? अरे बेलोक जी, असलियत में खेल यहां ये हो रहा है कि मुसलमान वोट कंसोलिडेट हो चुका है, लेकिन 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 फर्क को समझना होगा। यहां स्ट्रेटेजिक वोट क्या है? मुसलमान को बीजेपी को एक मुगालते में रखना है। मुसलमान असलियत में वोट देता है कांग्रेस को, और मेरा ऐसा मानना है कि भारत का मुसलमान पहले जो रीजनल पार्टीज के पास टूट टूट के बिखर गया था वो अब दोबारा से
कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे जाकर मजबूती से खड़ा हो चुका है और कैसे भी करके कांग्रेस को जिताने की तैयारी कर चुका है। और अब ये एक संकेत दे रहा है कि हमने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। हमारी अब पूरी की पूरी जो कोशिश है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की है। हम मजबूती के साथ राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप राहुल गांधी के पीछे नहीं है तो आपको वोट नहीं मिलेगा। अगर आप राहुल गांधी से लड़ रहे हैं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। इस इलेक्शन के अंदर भी मुझे यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसका एक तीसरा पार्ट भी है। तीसरा पार्ट यहां पर यह है जो आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है। यहां असलियत में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी नारा लगा रहे थे सबका साथ सबका विकास, तो ऐसी सिचुएशन में जब सबका साथ सबका विकास का नारा लग रहा था, सबका विश्वास का नारा लग रहा था, मुसलमानों ने 2022 तक ऐसा पोज किया था कि वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। हमें ये याद रखना चाहिए 2022 में तो जमीयत उलेमा हिंद ने साफ कह दिया था कि हमें मोदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी अच्छा इंसान है। लेकिन जैसे ही 2024 का चुनाव होता है, सारे का सारा मुसलमान यूनाइटेडली, वन साइडेडली, सिंगल एजेंडा के साथ, मोदी हटाओ के एजेंडा के साथ कांग्रेस को वोट करता है और बीजेपी को ऐसा डेंट देता है कि बीजेपी को होश ठिकाने आ जाते हैं। हुआ क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका सिंगल एजेंडा है कि सेंटर में से मोदी को हटाओ। ऐसे में छोटी मोटी जगह पर अगर मोदी को जिता देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज रखो। इसलिए अगर थोड़ी, चाहे वो साजिद रशीदी हो गई चाहे कोई भी हो गई, अगर थोड़े बहुत वोट देने के बाद वो ये इशारा कर सकते हैं कि हाँ जी मुसलमान भी बीजेपी को वोट दे देता है, तो वो एक, जिसे कहते हैं, मरीचिका है। और वो मरीचिका क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मारीच आया था ना सोने का हिरन बनके, तो मुसलमान भी इन मारीचों की तरह, मारीच की तरह एक सोने का हिरन बन के दिखा रहे हैं कि बीजेपी को देखो हम भी तुम्हें वोट दे रहे हैं, हमारे को ध्यान रखना। और बीजेपी फिर अगर इस मुगालते में जाके कहती है हाँ यार मुसलमान वोट तो देता है, और मुसलमान अगर वोट देता है तो भाई हम इसको सपोर्ट कर देते हैं, अगर ऐसा है तो आप मानिए ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। जी जी, देखिए, मुसलमानों के वोट का तो हिसाब अभी ओखला सीट से लग गया है, क्योंकि 53% वहां मुसलमान हैं और अमानतुल्ला खान, जो एक जाना पहचाना रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने वाला है, जेल जा चुका है, कई सारे आपराधिक मामले चल रहे हैं, मुसलमानों ने उसको फिर से अपना मसीहा चुना है। हाँ आखिरी दौर की गणना चल रही है, लेकिन वो 15-20 हजार वोटों से आगे है, तो मतलब लगभग जीत ही गया है, बस औपचारिक मुहर लगनी बाकी आप है। इससे अंदाजा लगाइए, यहाँ आम आदमी पार्टी का जो अमानतुल्ला खान तो 50,000 वोटों से ऊपर है, जीत मतलब 50,000 वोट लेके बैठा हुआ है। AIMIM का शफीकुर रहमान खान वो 28,900 वोट लेके गया है। मनीष चौधरी तीसरे नंबर पे है, मनीष चौधरी। और कांग्रेस की जो अरीबा खान है वो चौथे नंबर पर है। यहाँ पे आप सोचिए। लेकिन अच्छा, और उसके लेकिन बाद भाई उसके बाद एक बाकी सेकंड, जितने भी हैं एक सबको सेकंड 133, 124, 102, 96 ऐसे वोट मिले हैं। एक सेकंड उसी में यहाँ बात, मैं जो भ्रम में है, जो मरीचिका में है, वो रहे, उनसे कोई वास्ता नहीं है बहुत हमारा और आपका, क्योंकि हम दोनों कम से कम इस भ्रम में नहीं है कि मुसलमान भाजपा को वोट देता है। ये लाउड एंड क्लियर है कि मुसलमान कभी भी भाजपा को वोट नहीं देता है, न देगा। एक आध मुसलमान कहीं से भूले भटके आ जाते हैं, तो भाई वो आरिफ मोहम्मद खान भी कहने को मुस्लिम खानदान में ही पैदा हुए हैं, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। बहरहाल, AIMIM का जो आपने नाम लिया ना, उससे उम्मीद थी कि शायद मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा कम से कम 2 सीटों पर, खासतौर से यहाँ जो, और एक ताहिर हुसैन को उन्होंने जेल से निकाला था, जेल से निकलने के बाद दिया था। मेरा ये एक और सवाल है आपसे कि AIMIM हर एक जगह जाती है, मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है, लेकिन उसको कोई चारा नहीं डालता है। तो मुस्लिम वोट्स जो हैं, चूंकि वो भेड़ मानसिकता के हैं, उनकी वो मानसिकता आप बदल नहीं सकते हैं, तो मुस्लिम भेड़ें जो हैं, वो क्या कांग्रेस के बाड़े में फिर से लौट रही हैं? हालांकि आपने शुरू में ये कह दिया है कि कांग्रेस की तरफ उनका पुनरागमन हो रहा है। देखिए, मैं इसमें ऐसे कहूंगा
इसमें कि कांग्रेस की तरफ दिल्ली चुनाव में भले ही ना लौटी हो, अब लौटेंगी जम के। केजरीवाल को अभी इन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल अभी जिता सकता है, अब वो उम्मीद खत्म हो गई है कि केजरीवाल जो है वो बीजेपी को हरा सकता है, वो उम्मीद खत्म हो गई है। अब कांग्रेस के लिए एक मौका है अपना वोट बैंक बढ़ाने का, और अब मुसलमान जो है वो यूनाइटेडली, हाँ कुछ टाइम के लिए हो सकता है, एक दो बार के लिए वो तो डिवाइड हो, अब यूनाइटेडली मुसलमान जो है वो कांग्रेस के पीछे जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। केजरीवाल एक गलती ये कर गया, केजरीवाल कंफ्यूज था हिंदू और मुसलमान के बीच में, यहां वो कंफ्यूजन केजरीवाल को ले डूबी। कहां तो वक्फ बोर्ड में खड़े होकर कह रहा था कि अडानी का भी घर घर तोड़ देता, मैं ये कर देता वो कर देता, अब वो चीज खत्म हो गई जी। अब चूंकि चीजें बिल्कुल साफ हो गई हैं, 48 सीटों पर भाजपा आगे है, उसमें से कई पर अंतिम परिणाम भी आ चुके हैं, कई पर आ जाएंगे, लेकिन ये कुल मिलाकर माना जाए कि 2/3 मेजोरिटी से भाजपा लगभग आ जाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा इस सब पर हमारा कोई मत नहीं है और हमें इससे मतलब भी नहीं है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, केजरीवाल गए, अब दिल्ली की जनता कम से कम ये उम्मीद करे कि उसको साफ पानी, साफ हवा या कुछ काम जो डबल इंजन की सरकार होगी वो दे सकती है, या दिल्ली वासियों के दिन कभी नहीं बहुरने वाले हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, साफ हवा की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पर दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी है, और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि वहां, यार एक बात बताओ ना, नई दिल्ली, वो जो चांदनी चौक जगह है, पुरानी दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी 45,000 बंदे पर किलोमीटर स्क्वायर है, 45 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एक गांव की अगर मैं जनसंख्या ऑन एन एवरेज 1000 मानता हूं मेरे हिसाब से, एक छोटे गांव की जनसंख्या, बड़े गांव की जनसंख्या मेरे हिसाब से 5-6 हजार होती है। बाकी वेलो भाई, हो सकता है आपके यहाँ बड़े गांव होते हो 1.5-2 लाख की जनसंख्या होती हो, लेकिन हमारे यहाँ जो एक एवरेज गांव 5-1 हजार बंदों का एक गांव हो जाता है। अब 5,000 बंदों का अगर गांव है, ऐसे 9 गांव अगर 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के इलाके में बसे हुए हैं, तो सोचो कितनी बुरी तरीके से वो रह रहे होंगे। बिल्डिंगें देख सकते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी देख सकते हैं, बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप साफ हवा की बात करें तो माफ कीजिएगा, हाँ चैलेंज जो है वो यमुना का है। यमुना की वजह से जो यहां पर पॉपुलेशन या वो पॉल्यूशन फैलता है, या जो वो कूड़े के पहाड़ों का पॉल्यूशन फैलता है, या कूड़े के पहाड़ों से प्रॉब्लम होती है, या नालियों से सीवरेज से प्रॉब्लम होती है, अगर इस चीज पर काम कर लिया जाता और बीजेपी इस पर मेहनत कर गई, तो ये अचीवमेंट होगी, और बीजेपी इस पे मेहनत करके दिखाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहां मोदी जी गारंटी देके गए हैं, और मोदी की गारंटी जो है वो यहां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जी। चलिए दर्शकों श्रोताओं, अभी हम लेंगे एक छोटा सा विराम, और कुल मिलाकर दिल्ली के नतीजे ये बता रहे हैं कि जनता आखिरकार, भारत की जो जनता है वह मौका सबको देती है, बहुत देर तक बर्दाश्त करती है, लेकिन आखिरकार वह अपना ऐसा जादू चलाती है कि लोगों को ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सभी पर रोने का बहाना मिल जाता है। देखना यह है कि अब केजरीवाल और उनकी टीम, उनके बछड़े क्या नया बहाना निकालते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने कल ही उनके सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और हमारे एक नायाब हीरा श्रीमान राहुल विंची जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर चिंतित थे, महाराष्ट्र वाला हाल। और देखिए हरिमोहन भाई, एक के बाद एक, हरियाणा गया, उसके बाद महाराष्ट्र गया, दिल्ली गया, अब बच गया है बिहार। और दिल्ली में बिहारी लगभग 50% मतदाता हैं। इन्हीं बिहारियों ने केजरीवाल को 2 बार वहां की कुर्सी सौंपी थी। अब देखने की बात यह होगी कि बिहार में कितना मजा आता है। बिहार की राजनीति और बिहार का चुनाव इस बार बहुत मजेदार होने वाला है, एकदम नजदीक से रहकर देखने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे इतने कम शॉर्ट नोटिस पर बातचीत की। दर्शकों श्रोताओं,
अभी लेंगे एक विराम, फिर किसी वीडियो में फिर आपके साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें और हरिमोहन जी को दीजिए आज्ञा। जय जय सिया राम। जय श्री राम।